प्रधानमंत्री ने देश के तेज विकास के लिए रिफॉर्म्स पर दिया बल। कहा, देश हर सेक्टर में कर रहा बेहतर प्रदर्शन। दुनिया की अनिश्चितताओं के बीच भी भारत आत्मविश्वास से भरा। विधानसभा के शीतकालीन सत्र की रणनीति को लेकर रांची में आज भाजपा विधायक दल की बैठक। सदन में कल पेश होगा अनुपूरक बजट। हजारीबाग में वन भूमि घोटाला मामले में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। पूछताछ में साक्ष्य मिलने पर 8 आरोपी गिरफ्तार, भेजे गए जेल। और भारत ने विशाखापट्टनम वनडे में दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीती सीरीज। राष्ट्रीय स्कूली फुटबॉल प्रतियोगिता में झारखंड ने अंडर 14 बालक स्पर्धा का जीता खिताब। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आसिया नाजली और अब समाचारों पर नजर डालते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के तेज विकास के लिए रिफॉर्म्स पर बल दिया है। उन्होंने एक मीडिया समिट को संबोधित करते हुए कहा कि देश हर सेक्टर में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि दुनिया की अनिश्चितताओं के बीच भी भारत आत्मविश्वास से भरा है। नई दिल्ली में एचटी लीडरशिप समिट को संबोधित करने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के ग्रोथ इंजन भारत की उपलब्धियों को सराहा। 8% से अधिक विकास दर के आंकड़े को पीएम ने उस मूलभूत बदलाव का परिणाम बताया जो भारत में एक दशक में आया है। पीएम ने कहा कि आज भारत गुलामी की मानसिकता से छुटकारा हासिल करके आगे बढ़ रहा है। इस मानसिकता का उदाहरण देते हुए पीएम ने कहा कि आज भारत की जबरदस्त ग्रोथ रेट को हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ नहीं कहा जाता, लेकिन जब भारत की विकास दर बहुत कम थी तब इसे हिंदू संस्कृति से जोड़ने का प्रयास किया गया। आज जो तथाकथित बुद्धिजीवी हर चीज में, हर बात में सांप्रदायिकता खोजते रहते हैं, उनको हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ में सांप्रदायिकता नजर नहीं आई। ये टर्म उनके दौर में किताबों का, रिसर्च पेपर्स का हिस्सा बना दिया गया। पीएम ने कहा कि गुलामी की मानसिकता ने शासन की अप्रोच को भी नुकसान पहुंचाया। पीएम ने कहा कि 2014 के बाद देशवासियों पर विश्वास और उन तक पहुंचने की नीति को आगे बढ़ाया गया है। पीएम ने बैंकों और बीमा कंपनियों में पड़े आम लोगों के हजारों करोड़ रुपए उन्हें ढूंढ कर उन तक पहुंचाने के सरकार के प्रयासों का भी उल्लेख किया। अब तक करीब 500 डिस्ट्रिक्ट्स में हम ऐसे कैंप लगाकर हजारों करोड़ रुपए असली हकदारों को हम दे चुके हैं जी। पैसे पड़े थे, कोई पूछने वाला नहीं था, लेकिन मोदी है, ढूंढ रहा है, अरे यार तेरा है, ले जा। सौर ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में बीते एक दशक में हुई प्रगति का जिक्र करते हुए पीएम ने वाराणसी में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की मिसाल दी। 40 लाख से ज्यादा पेड़ लगाकर जितना कार्बन उत्सर्जन रुकता, उतना इस पहल से अकेले काशी में रुक गया है। इससे हर रोज डेली 3 लाख यूनिट से अधिक बिजली पैदा हो रही है और लोगों के करीब 5 करोड़ रुपए हर महीने बच रहे हैं, यानी साल भर के 60 करोड़ रुपए। साथियों, इतनी सोलर पावर बनने से हर साल करीब 90,000 मैट्रिक टन कार्बन एमिशन कम हो रहा है। पीएम ने कहा कि हमारी गति कांस्टेंट है, हमारी डायरेक्शन कंसिस्टेंट है और हमारा इंटेंट नेशन फर्स्ट का है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। साप्ताहिक अवकाश के बाद विधानसभा के शीतकालीन सत्र की कार्यवाही कल से दोबारा शुरू होगी। सरकार द्वारा सदन में अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। इधर विधानसभा सत्र को लेकर भाजपा ने आज विधायक दल की बैठक बुलाई है। इस दौरान विधानसभा में रणनीति समेत समसामयिक विषयों पर भी मंथन की संभावना है।
प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य में बालू तस्करी पर सरकार को फिर घेरा है। श्री मरांडी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा करते हुए आरोप लगाया कि पुलिस प्रशासन बालू तस्करों से वसूली में जुटी है। सत्ता शेष पर तीखा प्रहार करते हुए उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि राज्य में सभी थानों को वसूली का टारगेट दिया गया है। मौजूदा सरकार भावनात्मक मुद्दों पर आदिवासियों को दिग्भ्रमित कर झारखंड को खोखला बना रही है। श्री मरांडी ने कहा कि इस लूट के खिलाफ पार्टी का सड़क से सदन तक आंदोलन जारी रहेगा। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने राज्य में शिक्षा के प्रसार पर बल दिया है। रांची में एक स्कूल के वार्षिक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि युवा शक्ति अपनी शिक्षा और ज्ञान के सहारे न सिर्फ अपने परिवार बल्कि समाज में अपनी महती भूमिका अदा कर सकते हैं। श्रीमती तिर्की ने जोर देकर कहा कि युवा पीढ़ी को समाज में समानता के महत्व को समझने की जरूरत है। धनबाद सांसद ढुलू महतो ने केंदुआडीह में गैस रिसाव प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया और पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। उन्होंने आउटसोर्सिंग कंपनी की भूमिका पर भी सवाल उठाए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को गैस रिसाव स्थल पर तत्काल मिट्टी भरने का निर्देश दिया। साथ ही प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा देने पर बल दिया। हजारीबाग में वन भूमि घोटाला मामले में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। पूछताछ के बाद साक्ष्य मिलने पर एसीबी ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस मामले में निलंबित आईएएस विनय कुमार चौबे, व्यवसायी विनय सिंह और तत्कालीन अंचल अधिकारी शैलेश कुमार पहले से ही जेल में हैं। सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर कृतज्ञ राष्ट्र जवानों के पराक्रम और बलिदान को नमन कर रहा है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि यह दिवस हमें उन जांबाज सैनिकों के अदम्य साहस, समर्पण और त्याग की याद दिलाता है, जिनकी बदौलत हमारा देश सुरक्षित और मजबूत है। इधर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने भी बहादुर सैनिकों, पूर्व सैनिकों और वीर नारियों के अद्वितीय समर्पण, कर्तव्यनिष्ठा और बलिदान को याद किया है। केंद्रीय सैनिक बोर्ड के सचिव ब्रिगेडियर डीएस बसीरा ने उन्हें सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर ध्वज लगाया। इस दौरान श्री सेठ ने देशवासियों से आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे फंड में हर संभव सहयोग देने का आग्रह किया है। वर्ष 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध में गुमला जिले के पुग्गू घासी टोला के रहने वाले चामू उरांव मां भारती की सेवा करते अपना सर्वस्व न्यौछावर कर वीरगति को प्राप्त हुए थे। लंबे इंतजार के बाद पुण्यतिथि पर पैतृक गांव में जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के प्रतिनिधि, पूर्व सैनिकों और चामू उरांव के परिजनों ने पूरे सम्मान के साथ उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। रेजिमेंट 6वीं बटालियन में सिपाही के पद पर तैनात चामू उरांव 6 दिसंबर 1971 को भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान गुस्वापाड़ा चौकी में मोर्चा संभाल रहे थे। इस बीच पाक सैनिकों ने उनके बंकर में बम फेंक दिया, जिसके कारण कई साथियों के साथ चामू उरांव वीरगति को प्राप्त कर गए। करीब 55 साल बाद गांव में प्रतिमा अनावरण से परिवार के सदस्य काफी खुश हैं। शहीद चामू उरांव मेरा चाचा था और 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध में शहीद हो गया था। बहुत दिन के बाद ही इसमें यहाँ पर प्रतिमा हमारे मंत्री साहब द्वारा अनावर दिया गया हुआ है। और अब बहुत खुशी की बात है कि इतना साल बाद ही यहाँ प्रतिमा आने के बाद जागने और गांव को अच्छा लग रहा है बहुत ही। वहीं जिला के पूर्व सैनिकों ने चामू उरांव को याद करते हुए कहा कि उन्होंने 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान अपना प्राण न्यौछावर कर देश की रक्षा किया था। वहीं जिला प्रशासन के प्रतिनिधि के तौर पर मौजूद जिला सामाजिक सुरक्षा पदाधिकारी ललन कुमार रजक ने चामू उरांव की वीरता को नमन किया। भारत पाकिस्तान की लड़ाई में अपना जान की कुर्बानी देकर देश सुरक्षा में अपना अहम भूमिका निभाया है। इसलिए हमें ऐसे वीरों को याद करने की जरूरत है। बाकी ये शहीद नहीं हुए हैं, ये अमर अजर हो गए हैं। इनका नाम हर समय अमर जवान के रूप में गिनती किया जाएगा। आज 6 दिसंबर चामू उरांव का शहीद जो भारत पाकिस्तान युद्ध में शहीद हुए थे, उनका प्रतिमा का
हुआ है और जिला प्रशासन की तरफ से आदरणीय उपायुक्त महोदय के निर्देश पे आज मैं यहाँ पर आया हूँ। देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले चामो उरांव की प्रतिमा का अनावरण कर उनकी वीरता के सम्मान का प्रतीक है। डीडी न्यूज के लिए गुमला से नरेश कुमार की रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने विमानन कंपनी इंडिगो को रद्द या बाधित उड़ानों के लिए सभी लंबित रिफंड बिना किसी देरी के जारी करने का निर्देश दिया है। सरकार ने विमानन कंपनी इंडिगो एयरलाइंस को यात्रियों के सभी रिफंड शीघ्र वापस करने का निर्देश दिया है। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा कि सभी रद्द या बाधित उड़ानों की रिफंड प्रक्रिया आज रात 8 बजे तक पूरी हो जानी चाहिए। भुगतान प्रक्रिया में किसी प्रकार की देरी या अनुपालन न होने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। यात्रियों की शिकायतों का निर्बाध समाधान सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने इंडिगो को समर्पित सहायता और धन वापसी सुविधा प्रकोष्ठ स्थापित करने को कहा है। स्वचालित धन वापसी प्रणाली को भी परिचालन में पूर्ण स्थिरता आने तक सक्रिय रहने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा इंडिगो को अगले 48 घंटों के भीतर रद्दीकरण या देरी के कारण यात्रियों से अलग किए गए सभी सामानों का पता लगाने और उन्हें पहुंचाने का निर्देश दिया गया है। एयरलाइनों को ट्रैकिंग और डिलीवरी की समय सीमा पर पारदर्शी संचार बनाए रखने और मौजूदा यात्री अधिकार मानदंडों के तहत जहां भी आवश्यक हो मुआवजा प्रदान करने की सलाह दी गई है। वहीं यात्रियों को असुविधा से बचने के लिए हवाई अड्डे के लिए रवाना होने से पहले अपनी उड़ानों की वर्तमान स्थिति की जानकारी लेने का परामर्श दिया गया है। इधर भारतीय रेल यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचाने के लिए तत्पर है। कई जोन में विशेष रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं। सर्दियों में उड़ानों के बड़े पैमाने पर रद्द होने और यात्रियों की बढ़ती हुई भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे ने राहत देते हुए 89 स्पेशल ट्रेन सेवाएं शुरू की हैं और ये ट्रेनें अगले 3 दिनों में विभिन्न जोनों में 100 से अधिक फेरे लगाएंगी। सेंट्रल रेलवे, साउथ ईस्टर्न, साउथ सेंट्रल, ईस्टर्न और वेस्टर्न रेलवे सहित कई जोनों में पुणे, मुंबई, हावड़ा, सियालदह, गोरखपुर, पटना और दरभंगा समेत प्रमुख रूटों पर अतिरिक्त ट्रेनें चलाई हैं। इसके साथ उत्तर रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे और उत्तर पश्चिम रेलवे भी नई दिल्ली, उदयपुर, त्रिवेंद्रम, जयपुर और बेंगलुरु के लिए विशेष सेवाएं चला रहे हैं। रेलवे ने बताया कि इन अतिरिक्त सेवाओं का उद्देश्य बढ़ती मांग को पूरा करना है और यात्रियों को सुगम यात्रा उपलब्ध कराना है। नई ट्रेनों के संचालन से लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों को वैकल्पिक और सुविधाजनक विकल्प मिलेंगे। रेलवे ने यह भी बताया कि भीड़ वाले रूटों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है ताकि यात्रियों को किसी तरह की परेशानी ना हो। गोवा के अरपोरा इलाके में एक नाइट क्लब में आग लगने से कई लोगों की मौत हो गई। शुरुआती जांच में आग की वजह सिलेंडर ब्लास्ट बताया जा रहा है। गोवा में कल रात एक भीषण हादसा हो गया। नॉर्थ गोवा के अरपोरा स्थित एक नाइट क्लब के रेस्टोरेंट में आग लगने से 23 लोगों की मौत हो गई। ये दर्दनाक हादसा कल रात करीब 12 बजे हुआ। आग की सूचना मिलते ही पुलिस, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस मौके पर पहुंच गई। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है और सभी शव बरामद कर लिए गए। शुरुआती जांच में सिलेंडर ब्लास्ट को मुख्य कारण माना जा रहा है। हादसे में घायल हुए लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। जानकारी के अनुसार मृतकों में अधिकतर क्लब के किचन वर्कर थे, जिनमें 3 महिलाएं भी शामिल थीं। हादसे में कुछ पर्यटकों के मारे जाने की भी खबर है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गोवा में आग से कई लोगों के मारे जाने पर दुख व्यक्त किया है। उत्तरी गोवा के नाइट क्लब में आग लगने के कई लोगों की जान जाने पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में लिखा, आग लगने की घटना पर बहुत दुख हुआ, जिसमें कई कीमती जानें चली गईं। पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। भगवान उन्हें इस मुश्किल समय में हिम्मत दे। मैं घायलों के जल्द ठीक होने के लिए प्रार्थना करती हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गोवा हादसे पर संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। गोवा के दर्दनाक हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख व्यक्त किया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा,
गोवा के अरपोरा में हुई आग दुर्घटना बेहद दुखद है। मेरी संवेदनाएं उन सभी लोगों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। ईश्वर करे कि घायल जल्द से जल्द स्वस्थ हों। मैंने गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जी से स्थिति के बारे में बात की है। राज्य सरकार प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। प्रधानमंत्री ने गोवा के अरपोरा में हुए हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा की है। गोवा की आग दुर्घटना के पीड़ितों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनुग्रह राशि देने का ऐलान किया है। पीएमओ के सोशल मीडिया के आधिकारिक अकाउंट ने पोस्ट कर ये खबर शेयर की। पीएमओ ने बताया कि गोवा के अरपोरा में हुई दुर्घटना में प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी और घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। भारत ने कल दक्षिण अफ्रीका को विशाखापत्तनम में 9 विकेट से पराजित कर 3 मैचों की सीरीज 2-1 से जीत ली है। भारत ने दक्षिण अफ्रीका से 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला 2-1 से जीत ली है। विशाखापट्टनम में कल खेले गए तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 271 रन का लक्ष्य भारत ने 39 ओवर और 5 गेंद में 1 विकेट खोकर हासिल कर लिया। यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा की शानदार बल्लेबाजी की मदद से भारत ने बड़ी जीत हासिल की। यशस्वी जायसवाल को प्लेयर ऑफ द मैच और विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द सीरीज से नवाजा गया है। मध्य प्रदेश में आयोजित राष्ट्रीय स्कूली फुटबॉल प्रतियोगिता में झारखंड का ऐतिहासिक प्रदर्शन रहा। इस प्रतियोगिता में अंडर 14 बालक टीम ने राष्ट्रीय चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया है। रोमांचक खिताबी मुकाबले में झारखंड ने पंजाब को पराजित कर राष्ट्रीय पटल पर परचम लहराया। शैलेश बेहरा बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट से सम्मानित किए गए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस उपलब्धि पर टीम को बधाई दी है। इधर उत्तर प्रदेश में कल से राष्ट्रीय विद्यालय कुश्ती प्रतियोगिता शुरू हो रही है, जिसमें झारखंड के खिलाड़ी भी दम दिखाएंगे। प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए झारखंड की 24 सदस्यीय टीम रांची से बलिया के लिए रवाना हुई। यह प्रतियोगिता विभिन्न श्रेणियों में आयोजित होगी। और अब देखते हैं कुछ खबरें राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। डीसी समीरा एस ने पलामू में बाल श्रम उन्मूलन, कौशल विकास और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की समीक्षा की। बाल श्रमिकों के पुनर्वास, प्रशिक्षण एवं स्थानीय प्लेसमेंट पर जोर दिया। विभागों के बेहतर समन्वय और योजना प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए। कोडरमा में उपायुक्त ऋतुराज की अध्यक्षता में सेवा का अधिकार सप्ताह के अंतर्गत आवेदनों के निष्पादन की समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें लोक कल्याणकारी योजनाओं, प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, भूमि नापी और पेंशन सहित सभी सेवाओं की प्रगति और समयबद्ध निष्पादन पर जोर दिया गया। लोहरदगा में उपायुक्त डॉक्टर ताराचंद ने आपूर्ति विभाग और धान अधिप्राप्ति अनुश्रवण समिति की बैठक कर खाद्यान्न वितरण, 4G ई-पॉस मशीनों के उपयोग और रियल टाइम डेटा की प्रविष्टि की समीक्षा की। किसानों के रजिस्ट्रेशन बढ़ाने और अधिप्राप्ति केंद्रों की क्षमता व रखरखाव सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। हजारीबाग में आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान के अंतर्गत टाउन हॉल में विशेष वित्तीय जागरूकता एवं सेवा शिविर आयोजित किया गया, जिसमें 300 से अधिक नागरिकों ने भाग लिया। अब तक जिले में 7.91 करोड़ रुपए का अनक्लेम्ड राशि का निपटान हुआ और लोगों को अपने वित्तीय अधिकारों के तहत जमा राशि का दावा करने में मदद प्रदान की गई। लोहरदगा के सीना थाना के क्षेत्र में पुलिस ने नसीम अंसारी और श्यामलाल यादव को अवैध हथियार और कारतूस छिपाने के आरोप में गिरफ्तार किया। तलाशी में 2 पिस्टल, 82 INS राइफल कारतूस और 3 अन्य कारतूस बरामद हुए। बोकारो में अनुमंडल पदाधिकारी चास के निर्देश पर ई जनसेवा पोर्टल प्रशिक्षण आयोजित किया गया, जिसमें जिले के सभी विभागों के कंप्यूटर ऑपरेटर शामिल हुए। अब नागरिक घर बैठे पोर्टल के माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकते हैं और निर्धारित समय में निपटारा व फीडबैक प्राप्त कर सकते हैं। रांची में झारखंड राज्य दफादार चौकीदार पंचायत ने बाबा साहब अम्बेडकर की पुण्यतिथि पर विशाल रैली आयोजित की। रैली में चौकीदारों की नियुक्ति प्रक्रिया, सेवा विमुक्त चौकीदारों की बहाली, वेतन भत्ता और आरक्षण सुनिश्चित करने सहित 10 सूत्री मांगों को सरकार के समक्ष रखा गया।
और अब जानते हैं मौसम का मिजाज। राज्य के पश्चिमी और उससे सटे मध्य भाग शीतलहर की चपेट में है। राज्य के अधिकांश इलाकों में ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। गुमला में न्यूनतम तापमान 3.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया है कि आज भी गढ़वा, चतरा, पलामू और लातेहार समेत कुछ अन्य जिलों में शीतलहर का प्रकोप बना रह सकता है। थोड़ी राहत की बात यह है कि कल से तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है और आगामी 12 दिसंबर तक सुबह के समय कुहासे के हालात रह सकते हैं। वहीं मौसम के मुख्यतः साफ रहने का पूर्वानुमान है। राज्य में ठंड लगातार बढ़ रही है। मौसम विज्ञान केंद्र ने राज्य के 10 जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। पिछले 24 घंटों में गुमला राज्य का सबसे ठंड जिला रहा। वहीं मैक्लुस्कीगंज में पारा 5 डिग्री तक पहुंच गया, जहां ओस की बूंदें बर्फ बन गई। राज्य सरकार ठंड को देखते हुए जगह जगह पर कंबल का वितरण कर रही है ताकि लोगों को ठंड से राहत मिल सके। कैमरामैन राज मनोहर के साथ मैं रविकांत कुमार, डीडी न्यूज, रांची। इधर ठंड के प्रकोप के मद्देनजर असहाय लोगों को राहत पहुंचाने की कवायद भी तेज है। नगर निगम की पहल पर रांची के अल्बर्टेका चौक के पास 50 बेड का अस्थायी शेल्टर होम बनाया गया है। प्रयास कर रहे हैं कि जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, बहुत लोग आके बस रुक जाते हैं, तो उनके लिए फिरायलाल चौक के इर्द गिर्द जितने भी यहाँ पर एक टेम्पररी शेल्टर होम द्वारा स्थापित किया जा रहा है और पिछले साल भी रहा है, इससे पहले साल भी रहा है। NULM शाखा के द्वारा भी जो है चिन्हित किया गया है। सारी सामग्रियों के साथ बहुत ही जल्द हम लोग उनकी सुविधाओं के लिए, उनकी सेवा के लिए हम लोग इसको शुरुआत कर देंगे और टेम्पररी शेल्टर होम जो है अगले 2 से 3 महीने तक वो संचालित रहेगा और उसको हम लोग मदद करके वहाँ पहुँचा सकेंगे। काशी तमिल संगमम के चौथे सत्र में हिस्सा लेने के लिए तमिलनाडु से तीसरा दल भी पहुंच चुका है। संगमम के क्रम में विविध कार्यक्रम और गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं और प्रतिभागी इसमें उत्साहपूर्वक हिस्सा ले रहे हैं। तमिलनाडु से आए शिक्षकों ने अपना दिन काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बिताया। यहाँ उन्होंने तमिल भाषा, साहित्य और कला पर हुए कई रोचक व्याख्यान सुने। इस दौरान उन्हें काशी और तमिल संस्कृति के साझा इतिहास और विरासत को समझने का मौका भी मिला। काशी और तमिल की बात नहीं है, ये संगम की बात है कि काशी और तमिल के बीच में संगम हो। तो एक तरह से हमारे जो उत्तर और भारत के बीच में जो परंपराएं हैं, उन परंपराओं में इतनी ज्यादा सिमिलैरिटी है। उसकी जड़ें एक हैं लेकिन ऊपर से वृक्ष अलग अलग दिखते हैं, तो ये परंपराएं साथ में जुड़ती हैं। प्रतिभागियों ने वाराणसी के स्कूलों का भी दौरा किया। उन्होंने स्कूली शिक्षा प्रणाली को नजदीक से देखा और तमिल सीख रहे बच्चों से मुलाकात कर उनकी बातें सुनी। यात्रा का सबसे भावुक क्षण था मालवीय मूल्य अनुशीलन केंद्र का दौरा, जहां वे महामना मदन मोहन मालवीय जी के जीवन, विचारों और विश्वविद्यालय निर्माण की कहानी से रूबरू हुए। हर दस्तावेज और हर चित्र के साथ जैसे वे इतिहास से जुड़ते चले गए। अब जब मोबिलिटी बढ़ रही है, स्टूडेंट्स की भी, टीचर्स की भी, टूरिस्ट की भी, तो ये बॉन्ड और मजबूत होगा, है ना। ये तंतु जो है और गहरा होगा। तो ये आके यहाँ उनको पहली बार देखने जानने को मिलता है। छात्रों का पूरा दिन सीखने, समझने और 2 संस्कृतियों के मिलन का अनोखा अनुभव रहा। तमिल प्रतिभागियों के मन में बनी ये स्मृतियां आने वाले समय में उत्तर और दक्षिण भारत के सांस्कृतिक संबंधों को और गहरा करेंगी। सेंटर हिंदू बॉयज वाराणसी के ये बच्चे जो हैं ये तमिल के बेसिक्स जो लैंग्वेज है उसको सीख रहे हैं और निश्चित तौर पर कोशिश ये है कि इन लोगों का रुझान तमिल सीखने की तरफ हो और काशी और तमिल के बीच का जो संगम है वो और ज्यादा प्रगाढ़ हो। उसकी शुरुआत इन नौनिहालों से हो रही है। कैमरामैन सदीप के साथ चंद्रशेखर, डीडी न्यूज, वाराणसी। हर दिन अपने आप में खास होता है, उसका कुछ इतिहास होता है। तो चलिए जानते हैं आज का दिन इतिहास के पन्नों में क्यों खास है। 7 दिसंबर साल 1879 में जतीन्द्र नाथ मुखर्जी का जन्म अविभाजित बंगाल के नादिया जिले में हुआ। इनकी शुमार देश के महान क्रांतिकारियों में होती है। एक बार जंगल से गुजरते समय एक बाघ से मुठभेड़ में उन्होंने बाघ को वहीं पर मार गिराया। तभी से वे बाघा जतिन के नाम से भी प्रसिद्ध रहे।
बागा जतीन क्रांतिकारी संगठन युगांतर पार्टी के प्रमुख नेताओं में से एक थे। उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़कर सक्रिय रूप से आजादी की लड़ाई का रास्ता चुना। बागा जतीन ने साल 1908 में सिलीगुड़ी रेलवे स्टेशन पर 3 अंग्रेज अधिकारियों की अकेले पिटाई की, जिसके बाद धीरे धीरे ब्रिटिश अधिकारियों में उनके नाम का खौफ बढ़ गया। 7 दिसंबर साल 1949 से भारत में सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाने की शुरुआत हुई। सैनिक किसी भी देश की सबसे बड़ी संपत्ति में से एक होते हैं। इस दिन का मुख्य उद्देश्य भारतीय सेना के जवानों का आभार प्रकट करते हुए सेना के लिए धनराशि एकत्र करना है। इस धन संग्रह से सशस्त्र सेना के प्रतीक चिन्ह झंडे को वितरित किया जाता है। इस झंडे के तीनों रंग लाल, गहरा नीला और हल्का नीला तीनों सेनाओं को प्रदर्शित करते हैं। इसके साथ ही इस धन का उपयोग सैनिकों के परिवारों की भलाई के लिए खर्च किया जाता है। 7 दिसंबर साल 1972 को नासा ने सैटर्न V रॉकेट की मदद से अपोलो 17 को लॉन्च किया। यह चांद पर भेजा गया नासा का छठा मिशन था। इस अभियान में 3 अंतरिक्ष यात्री शामिल थे। जीन सर्नन के नेतृत्व में नासा के 3 सदस्यीय दल ने चांद की सतह को छुआ था। अपोलो 17 मिशन को अंतरिक्ष विज्ञान की दृष्टि से मील का पत्थर माना जाता है। इस मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों ने लगभग 12 दिन अंतरिक्ष में बिताए थे। इस मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों ने चांद से पृथ्वी की फोटो खींची। इस ऐतिहासिक तस्वीर को द ब्लू मार्बल का नाम दिया गया। आजकल के ज़माने में तनाव भरी जिंदगी, प्रदूषण और अनियमित खान पान की वजह से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। लेकिन योग के कई आसन हैं जो इम्यूनिटी बूस्टर की तरह काम करते हैं। देखिए रिपोर्ट। आजकल के ज़माने में हमारे खाने पीने के तरीके और श्वास लेने के तरीके बहुत ही बदल गए हैं। तो आज मैं आपको 2 प्राणायाम बताऊंगी जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, आपकी ऊर्जा को बढ़ाता है। तो पहला प्राणायाम जो मैं बताऊंगी वो है इक्वल ब्रीथिंग, यानी आप 4 सेकंड श्वास लेंगे और 4 सेकंड श्वास छोड़ेंगे। मैं अभी श्वास अंदर लूंगी, छोड़ूंगी, ये हुआ इक्वल ब्रीदिंग। श्वास अंदर लिया और बाहर छोड़ा। अभी मैं एक आपको दूसरा प्राणायाम दिखाऊंगी और वो प्राणायाम है पूरक। पूरक यानी पूरना। हमारे जो फेफड़े होते हैं यहाँ शुरू होते हैं, हमारे जो शोल्डर ब्लेड्स है उसके नीचे से पूरे हमारे पेट के पास जो डायफ्राम मसल होता है वहाँ तक फेफड़े फैले हुए रहते हैं, मगर हम कभी उसको पूरते नहीं हैं, यानी पूरा श्वास भरते नहीं हैं। तो ये प्राणायाम आपके पूरे फेफड़े में हवा भरेगा, श्वास भरेगा और उससे आपके शरीर में ऊर्जा बढ़ेगी। तो देखिए मैं कैसे कर रही हूँ इसमें। और एक बात ध्यान रखनी है कि इसमें आप जो काउंटिंग करते हैं तो 1 सेकंड यानी 1 काउंट, आपको सिर्फ 5 सेकंड श्वास लेना है और फिर थोड़े 1-2 सेकंड ही अंदर रोकना है और फिर पूरा श्वास निकालना है आपका। तो आप मुझे फॉलो कीजिए। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री ने देश के तेज विकास के लिए रिफॉर्म्स पर दिया बल। कहा देश हर सेक्टर में कर रहा बेहतर प्रदर्शन, दुनिया की अनिश्चितताओं के बीच भी भारत आत्मविश्वास से भरा। विधानसभा के शीतकालीन सत्र की रणनीति को लेकर रांची में आज भाजपा विधायक दल की बैठक। सदन में कल पेश होगा अनुपूरक बजट। हजारीबाग में वन भूमि घोटाला मामले में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। पूछताछ में साक्ष्य मिलने पर 8 आरोपी गिरफ्तार, भेजे गए जेल। और भारत ने विशाखापट्टनम वनडे में दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीती सीरीज। राष्ट्रीय स्कूली फुटबॉल प्रतियोगिता में झारखंड ने अंडर 14 बालक स्पर्धा का जीता खिताब।